वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने पहले जो फॉर्मूला निकाला था, कौन सा निकाला था? E इक्वल टू माइनस के ग्रेडियंट पाई वाला है, ग्रेडियंट बी वाला। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे कि आवेशों का निकाय, निकाय मतलब समूह। पहले एक चार्ज पर ही हम पर्टिकुलर बात कर रहे थे। आवेशों के निकाय से मतलब क्या है, देखिए कि कोई भी हमारे पास निर्देश तंत्र है एक्स वाई, इसमें किसी भी हम चार्ज पार्टिकल को अनंत से लेकर आ रहे हैं, यहां तक इस दूरी तक लेकर आए, r1 वेक्टर दूरी तक लेकर आए किसी चार्ज q1 को, तो लाने में हमें कार्य करना होगा। तो जो कार्य किया जा रहा है, इस तरह से हम एक एक आवेश को लेकर आ रहे हैं। पहले q1 को लेकर आए, फिर q2 को लेकर आए r2 दूरी तक। इस तरह आवेशों के समूह को अनंत से किसी स्थिति तक लाने में जो कार्य कर रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं। पहले q1 को लाए, फिर q2 को, फिर q3 को, फिर q4 को। इस तरह से n चार्जेस को हम लेकर आ रहे हैं। और कैसे सभी विविक्त हैं, टूटे हुए हैं। q1 अलग है, q2 अलग है, सतत नहीं है, ये विविक्त हैं। q1 अलग है, q2 अलग है, q3 अलग है। इस तरह से किसी स्थिति तक जो हम ला रहे हैं, तो कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य किसकी ऊर्जा के रूप, किस ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में यहाँ पर संचित हो जाएगा। मतलब अनंत से आवेशों को लाकर किसी स्थिति तक ला रहे हैं, तो लाने में जो किया गया कार्य है किसके रूप में संचित हो जाएगा? ऊर्जा के रूप में। वही ऊर्जा क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा, उनकी पोटेंशियल एनर्जी। तो W इक्वल टू कितना होता है? QV। क्यों? V इक्वल टू कितना होता था? W अपॉन Q। विभव इक्वल टू W अपॉन Q। तो वहां से हम W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? QV। तो देखें, कोई दो आवेश हैं, पहले हम Q1 को अनंत से लेकर आ रहे हैं, तो उसमें कोई भी और कार्य किसके अपोजिट किया जाता है? विद्युत क्षेत्र के अपोजिट। जब हम कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं है, सबसे पहले Q1 चार्ज को लेकर आए, अभी तक कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर कोई भी क्षेत्र नहीं है, सबसे पहले हम Q1 चार्ज को लेकर आए अनंत से, तो उसके लिए हमने मान लिया W1 कार्य करना पड़ा, R1 वेक्टर दूरी तक लेकर आए, तो कार्य कितना हो जाएगा? Q इंटू V। पोटेंशियल किसी का है ही नहीं, इसलिए वर्क डन कितना हो जाएगा उसमें? 0। सबसे पहले ये चार्ज नहीं है, Q1 को लेकर आ रहे हैं इनफाइनाइट से, तो इसको लाने में किसी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना होगा। अब विद्युत क्षेत्र तो जब होगा जब यहाँ पर पहले ऑलरेडी क्या हो, एक चार्ज हो, तो यहाँ पर तो कोई चार्ज उपस्थित है ही नहीं, तो इसलिए W1 कितना हो जाएगा? 0। अब Q1 को लिया है हम यहाँ पर, ठीक है। अब कौन से को लेकर आ रहे हैं? Q2 को। तो Q2 को लाने में किया गया कार्य है, उसको हमने W2 से रिप्रेजेंट कर दिया, वो कितना होगा? QV। यानी Q2 और V पोटेंशियल कौन से का काम करेगा? विभव किसकी वजह से होगा इस बिंदु पर? इसकी वजह से, Q1 की वजह से, 1 की वजह से, तो V1 लिख दिया। तो Q2 और V1 को कितना लिख दोगे बताओ? K Q1 अपॉन, इसकी वजह से इस पॉइंट पर विभव कितना हो जाएगा? इस पॉइंट पर विभव कितना होगा? दूरी मान ली हमने R12 वेक्टर, 1 से 2 की दिशा में कितनी मान ली? R12 वेक्टर, तो ये R12 हो जाएगा K Q1 अपॉन R12। अरे किसी Q2 चार्ज को लेकर आए हैं, पहले Q1 आ चुका है, तो इसकी वजह से इस बिंदु पर कितना होगा विभव? K Q1 अपॉन R12 W2। तो इसको लिख सकते हैं हम K Q1 Q2 अपॉन R12 W2। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा बताओ? 0, या ऐसे लिख दो पहले W1 प्लस W2, तो कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R12। ये क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डन। कब? जब दो आवेशों को लेकर आ रहे हैं। यदि हम 3 के लिए बात करें, तो 3 आवेशों को हम इस तरह से लेकर आ रहे हैं, Q1, सबसे पहले Q1 को, फिर Q2 को, और फिर Q3 को, ठीक है। इस तरह से लेकर आए Q1 Q2 और Q3 को। इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं, 1 2 के बीच की R12 बोल दी, 2 3 के बीच की R23 बोल दी, इनके बीच की बोल दी हमने R13। तो सबसे पहले अगर हम चार्ज कौन से को लेकर आ रहे हैं? Q1 को लेकर आ रहे हैं, तो Q1 को लाने में किया गया कार्य तो 0 होगा, क्योंकि पहले से ये भी चार्ज नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसको लाने में किया गया कार्य 0 हो जाएगा। W2 यानी कि Q2 अब इसको लाने में किया गया कार्य, अब Q1 आ चुका है, Q1 को हमने फिक्स कर दिया, अब Q2 को ला रहे हैं, तो Q2 को लाने में किया गया कार्य कितना होगा बताओ? Q2 को लाने में किया गया कार्य Q2 इंटू पोटेंशियल कौन से का काम करेगा? इसी का काम करेगा, केवल यही चार्ज पहले से बैठा हुआ है V1, तो Q2, तो ये कितना हो जाएगा? K Q1 अपॉन दोनों के बीच की दूरी R12। तो इसको हम लिख देंगे W2 और W3, यानी Q3। अब Q1 आ चुका है,
Q2 आ चुका है, अब कौन से को लेकर आएंगे, Q3 को। तो Q3 को लाओ भाई, Q3 को लाएंगे तो Q3 पर कौन कौन से का विभव काम करेगा, एक तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर विभव होगा, और एक इस चार्ज की वजह से, सॉरी इस चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पर क्या होगा, विभव होगा। तो Q3 V1 होगा और Q3 पर कौन से का चार्ज विभव होगा, V2 का और V1 का, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा बताओ, W3 इक्वल टू Q3 KQ1 अपॉन R13, दोनों के बीच की डिस्टेंस, और Q3 V2 इसकी वजह से कितना हो जाएगा, KQ2 अपॉन R23। तो इसको हम लिख सकते हैं W3 को कितना आ जाएगा, KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23, इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर ये। और टोटल वर्क डन निकालना है तो W इक्वल टू तीन चार्ज के लिए W1 प्लस W2 प्लस W3, तो यहाँ पर हम टोटल निकाल सकते हैं इसको तीनों को ऐड करके। और कोई सी भी स्थिति बनेगी क्या, Q1 को लाने में वर्क डन 0, Q2 को लाएंगे तो इसका पोटेंशियल काम करेगा, Q3 को लाएंगे तो इसका भी पोटेंशियल काम करेगा और इसका भी पोटेंशियल काम करेगा। तीनों को ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, W। और यदि इसी प्रकार से n आवेश हो तो, इसी प्रकार से यदि n आवेश हो तो कैसे करोगे बताओ, उसे करेंगे आगे इसी में। तो लिखना पहले आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, लिखना दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से किसी स्थिति तक लाने में किया गया कार्य, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से किसी स्थिति तक लाने में किया गया कार्य आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से किसी स्थिति तक लाने में किया गया कार्य आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अर्थात आवेशों के निकाय की रचना करने में, अर्थात आवेशों के निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है, आवेशों के निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसके बाद हेडिंग डालना इसी में, n विविक्त आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा, n विविक्त आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा, n विविक्त आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा, और इसमें कैपिटल N बनाना, n विविक्त, कैपिटल N है, n विविक्त आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा, और इसमें स्मॉल a पॉइंट डालना, दो आवेशों के लिए विविक्त ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दो बिंदु आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा, स्मॉल a पॉइंट डालना, दो बिंदु आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा। इस वाले चित्र को बनाएं, ऊपर वाले को।
आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा, इसमें लिखना दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 को, दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 को अनंत से किसी स्थिति तक लाने में जो कार्य किया जाता है, दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 को अनंत से किसी स्थिति तक लाने में जो कार्य किया जाता है, अनंत से किसी स्थिति तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना सर्वप्रथम Q1 आवेश को, माना सर्वप्रथम Q1 आवेश को अनंत से R1 वेक्टर की दूरी तक लाया जाता है। माना सर्वप्रथम Q1 आवेश को अनंत से R1 वेक्टर दूरी तक लाया जाता है। किसके सापेक्ष दूरियों को काउंट कर रहे हैं? मूल बिंदु के सापेक्ष, ये ध्यान रखना। R1 वेक्टर दूरी तक लाया जाता है, तब आवेश को लाने में किया गया कार्य शून्य होगा। तब इस आवेश को लाने में किया गया कार्य शून्य होगा। तब इस आवेश को लाने में किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि निकाय में कोई भी क्षेत्र, क्योंकि निकाय में कोई भी विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, क्योंकि निकाय में कोई भी विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। कोई भी क्षेत्र उपस्थित नहीं है, अर्थात W1 इक्वल टू 0। अर्थात W1 इक्वल टू 0। इसके बाद लिखना आवेश Q2 को, अब आवेश Q2 को R2 वेक्टर तक लाने में किया गया कार्य, आवेश Q2 को स्थिति R2 वेक्टर तक लाने में किया गया कार्य W2 इक्वल टू, इसको लिख दें यहां तक, R2 वेक्टर तक लाने में किया गया कार्य है। तो V1 किसका काम करेगा यहाँ पर? पोटेंशियल Q1 का। केवल Q1 चार्ज पहले से उपस्थित है, तो KQ अपॉन R होता है इसकी वजह से विभव। तो इस पॉइंट पर विभव कितना हो जाएगा? KQ अपॉन R, R के स्थान पर R12 पूरा लिख दें। अतः कुल किया गया कार्य W इक्वल टू W1 प्लस W2 इक्वल टू लिख देना KQ1 Q2 अपॉन R12। KQ1 Q2 अपॉन R12 और इसके नीचे लाइन लिख देना
अतः यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अतः यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब इसमें बिंदु बी डालना, तीन विविक्त आवेशों को तीन विविक्त आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इस तरह से डालना, तीन विविक्त आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखें कि 3 चार्ज थे Q1 Q2 Q3। सबसे पहले Q1 को लेकर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर हम एक निर्देश तंत्र ले रहे हैं उसके सापेक्ष बोले तो इनको, जैसे कि ये x, ये y और z, तो इसकी दूरी है यहाँ से इस पॉइंट O से r1 वेक्टर दूरी पर है, ये पॉइंट है, ये r2 वेक्टर की दूरी पर है, और ये वाला जो पॉइंट है बिंदु O से r3 वेक्टर की दूरी पर है, और इनके बीच की डिस्टेंस ये है, आपस में जो डिस्टेंस है वो ये है। तो लिखना तीन विविक्त आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा में, माना तीन बिंदुगत आवेश Q1 Q2 Q3 को, माना तीन बिंदुगत आवेश Q1 Q2 Q3 को अनंत से, चित्र को बना लेना पहले, इसको बना लिया ना, ये त्रिभुज वाला, और निर्देश तंत्र भी बना लेना इसमें x y z, इस तरह से x और z को थोड़ा लंबाई में खींच लेना, जगह नहीं थी इसलिए नहीं किया था मैंने। लिखें चित्र को बनाने के बाद, माना तीन बिंदुवत आवेश Q1 Q2 व Q3 को अनंत से क्रमशः R1 वेक्टर, R2 वेक्टर व R3 वेक्टर दूरी पर लाया जाता है। क्रमशः R1 वेक्टर, R2 वेक्टर व R3 वेक्टर दूरी पर लाया जाता है। R1 वेक्टर, R2 वेक्टर व R3 वेक्टर दूरी पर लाया जाता है। तब सर्वप्रथम Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य, W1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि कोई भी क्षेत्र उपस्थित नहीं है, लिखना चाहो तो साइड में लिख देना, नहीं तो जानते हो पहले की तरह ही है। इसके बाद लिखना Q2 आवेश को, अब Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य, W2 इक्वल टू Q2 इंटू V1। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देना, 3 नहीं, इस पर सेकंड ही आएगा। W2 इक्वल टू Q2, और किसका पोटेंशियल काम करेगा, किसका क्षेत्र काम करेगा यहाँ पर, Q1 का, तो V1 आ जाएगा कि Q1 अपन R12, और इक्वेशन नंबर 2 डाल देना इस पर।
नेक्स्ट लाइन से लिखना Q3 आवेश को R3 वेक्टर दूरी पर लाने में किया गया कार्य। Q3 आवेश को R3 आवेश तक Q3 आवेश को R3 वेक्टर दूरी तक लाने में किया गया कार्य W3 इक्वल टू Q3 इंटू V1 प्लस Q3 इंटू V2, क्योंकि दोनों के अपोजिट काम करना होगा उसको। दोनों के अपोजिट काम करना होगा, तो लिख देना नेक्स्ट नीचे तक W3, इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। तो 2 आवेशों को लाने में किया था, फिर 3 आवेशों को लाने में किया गया कार्य, ये हो गया। अतः कुल किया गया कार्य W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों की वैल्यूज पुट कर दो इसमें, समीकरण 1 2 3 से वैल्यू पुट कर दो इसमें। अतः कुल किया गया कार्य W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। लिख दो, इनकी वैल्यू पूरी पुट कर दो। तीनों की वैल्यू पुट कर देना। तो 2 आवेशों को लेकर आए, फिर 3 आवेशों को लेकर आए, इसी तरह से n आवेशों को लेकर आए तो हम कैपिटल N चार्ज Q3 फिर Q4 Q5 इस तरह से n आवेशों को अगर हम लेकर आ रहे हैं तो कितनी टर्म आएंगी। तो देखो W इक्वल टू, आगे लाइन लिख देना उसको। इसी प्रकार n आवेशों को लाने में किया गया कार्य, इसी प्रकार n आवेशों को लाने में किया गया कार्य W इक्वल टू कितना होगा, पहले तो 0 होगा प्लस फिर दूसरे चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो Q1 Q2 अपॉन R12 इस तरह से, फिर तीसरे को लेकर आएंगे तो Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q3 Q2 अपॉन R23 इस तरह से, और फिर 4 को लेकर आएंगे तो इन तीनों का विभव काम करेगा, इन तीनों का विभव काम करेगा। इस तरह से जो टर्म है वो चलती रहेंगी। जो Q4 चार्ज है उस पर Q1 की वजह से भी होगा, Q2 की वजह से भी होगा और Q3 की वजह से भी होगा। इस तरह से टर्म लगातार चलती रहेंगी। तो क्या हम इसको समेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या, इस तरह से समेशन K QI QJ अपॉन RIJ, इस तरह से नहीं लिख सकते क्या, बताओ। I और J की वैल्यू है 1 से लेकर n तक है इस तरह से, और I इज नॉट इक्वल टू J। अब देखो ये क्या सही है क्या फॉर्मूला समेशन के रूप में अगर हमने इसको लिखा है तो इस चीज को देखें कि इसको हमने समेशन के रूप में लिखा है, क्या ये सही है। इसमें QI और QJ, QI है ये, I और J की वैल्यू जैसे 1 2 हो गई आ रही है, 1 3 हो जाएगी, 1 4 हो जाएगी, सभी टर्म आएंगी। क्या I इक्वल टू J, इसमें वो वाली टर्म आएगी क्या Q K Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3, ये वाली टर्म नहीं आएंगी। इसलिए यहाँ पर लिखा है I इज नॉट इक्वल टू J होगा। जब इस समीशन को खोल रहे हैं तो उसमें से वो टर्म सभी गायब होंगी जिनके लिए I इक्वल टू J होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि खुद आवेश की वजह से कार्य नहीं करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर हम किसी चार्ज Q1 को अनंत से लेकर आ रहे हैं तो खुद के अपोजिट ही वहां पर कार्य हमें नहीं करना होगा, खुद की वजह से ही कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो Q1 Q2 Q2 वो वाली टर्म नहीं आएंगे। लेकिन एक और चीज पर फोकस करो यहाँ पर कि I का मान 1 है, J का मान 2 है, तो Q1 Q2 वाली टर्म आएगी। और फिर उल्टा हुआ कि I का मान 2 है और J का मान 1 है तो Q2 Q1 आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें Q1 Q2 वाली एक ही टर्म है, ये घूम के नहीं आएगी कभी भी दोबारा कि Q2 Q1, क्योंकि एक ही टर्म आएगी, 1 2 वाली एक ही टर्म आएगी, ऐसी 1 3 वाली एक ही टर्म आएगी।
3 1 के साथ नहीं आएगी, Q3 Q1 ऐसे दूसरी टर्म नहीं आएगी। तो यदि हम इसको खोलेंगे तो इसको हर बार खोलने पर, जैसे i का मान हमने फिक्स कर दिया i इक्वल टू 1 और j की वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमने टर्म निकाली। फिर हमने 2 रखा, फिर j का मान 1 2 1 2 इस तरह से रखते जा रहे हैं। तो एक तो कौन सी मैच कर जाएगी 2 1 वाली, और एक पहले में 1 2 वाली, 1 2 और 2 1 दो बार आएंगी रिपीट होकर पुनरावृत्ति के साथ। अरे 1 2 भी आएगी और 2 1 भी आएगी, इसलिए हर टर्म दो बार आएगी, ये भी 2 बार आएगी, ये भी 2 बार आएगी, ये भी 2 बार आएगी। हम क्या करते हैं इस चीज से बचने के लिए, परिमाण वही रहेगा सेम, जैसे कि 5 आना चाहिए था टोटल, तो 10 आएगा यहाँ पर आंसर निकलकर, हम उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। क्योंकि हर टर्म में यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 3 टर्म है तो यहाँ पर 6 टर्म आती, 1 2 वाली और 2 1 वाली, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो वो इस चीज को क्या कर पाएगा, सेटिस्फाई कर पाएगा। तो इसको लिखते हैं यहां तक, हाफ लगा के लिख देना इसमें। लिखना उपरोक्त समीकरण में आवेशों के कारण, उपरोक्त समीकरण में आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान 2 बार प्राप्त होगा। स्थितिज ऊर्जा का मान 2 बार प्राप्त होगा। स्थितिज ऊर्जा का मान दो बार, मतलब दो टर्म प्राप्त हो रही हैं। 2 बार का मतलब 2 टर्म प्राप्त हो रही हैं, 2 बार प्राप्त होगा। अतः इस समस्या के निराकरण के लिए यहां हाफ का गुणा कर दिया जाता है। अतः इस समस्या के निराकरण के लिए यहां हाफ का गुणा कर दिया जाता है। अतः इस समस्या के निराकरण के लिए यहां हाफ का गुणा कर दिया जाता है। इस तरह से यहां तक कंप्लीट कर लेना इसको। अतः यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अतः यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, U इक्वल टू हाफ I इक्वल टू 1 से लेकर n तक I इज नॉट इक्वल टू J। इसको जरूर लिखना, क्योंकि I इक्वल टू J, Q1 Q2 Q2 वाली टर्म यहाँ पर नहीं आएंगी। हाफ I इक्वल टू J से लेकर n तक QI, और इसको लिख दिया हमने J इक्वल टू 1 से लेकर n तक QJ अपॉन RIJ K के साथ। इस तरह से अलग कर दिया, I वाला I के साथ, J वाला J के साथ। इस तरह से लिख दो इसको। और यहाँ पर जो ये वाली टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर I इज नॉट इक्वल टू J चल ही रहा है, तो U इक्वल टू हाफ, अरे I वाली टर्म को इसके साथ लिखा है, दोनों के लिए समीशन अलग अलग यूज कर रहे थे नोटेशन समीशन का, I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 1। तो I वाले के साथ I वाला लिख दिया, J वाले के साथ J वाला लिख दिया। I इज नॉट इक्वल टू J है तो कितना हो जाएगा बताओ, I इक्वल टू 1 से लेकर n तक I इज नॉट इक्वल टू J है, और इसको हमने लिख दिया QI, ये तो यहाँ तक है ही है। इसको लिख दिया KQ अपॉन R को क्या लिख सकते हैं, V पोटेंशियल, तो इसको लिख दिया हमने VJ। और इसका समीशन जो था J इक्वल टू 1 से लेकर n तक, उसको इसी में इंक्लूड कर दिया, अलग से भी लिख सकते हैं J इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और I इज नॉट इक्वल टू J। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि J भी तो आ रहा है नोटेशन उसमें, तो J की वैल्यू को
चाहिए हमें, तो वो कहाँ से कहाँ तक ही बिलोंग करेंगी, 1 से लेकर n तक। लिख देना इसको यहाँ तक। इसके बाद सतत आवेशों के लिए पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।